मेरा एक वीक का होता था 4 से 5 लाख के बीच में होता था कुछ। पीआर माइंड आपका ब्रेन वॉश कर देता। वो शो होते ही सिर्फ शो के लिए जुड़े थे, वो सब अलग हो गए। आज भी हम अलग हैं बिल्कुल, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। शादी, डिवोर्स, ये वो अब चमड़ी मोटी हो गई है। अब तो लोग भर भरे गाली भी देंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे। ये बोलना नहीं चाहिए, मगर 85% बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे ठग लेते हैं। बाकी कुछ है नहीं कि मतलब हमने अडोप्शन के लिए भी कुछ सोचा था कि अडोप्शन का भी कर सकते हैं। वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। एक बार अरमान बाजी ने बोला कि जो अखाड़े में पले बड़े होते हैं ना, उनको इज्जतदार आदमी में बैठने तहजीब नहीं होती। अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरे की जैसा बनने में हम अपना टैलेंट वेस्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच संग्राम फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके एंड उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सारी बातें होंगी आपसे। एंड बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में? थैंक यू फैजान भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। बाकी ज़िंदगी में जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में सब कुछ आप कंट्रोल में है ना, तो फिर ज़िंदगी सही नहीं चल रही। करेक्ट है। और जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है ना, तो समझ लो सही चल रहा है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लोग शिक्षा को मार्क्स से, सुंदरता को सूरत से, और इज्जत को पैसे से देखते हैं, जबकि इसका होता उल्टा है। तो इसीलिए जहाँ पे भी रहो, मगर एक बात मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सबके लिए कि भाई कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। सबकी सोच अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबका खान पान अलग है, तो सब अलग है। इसलिए बहुत सब मस्त चल रहा है। पायल जी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। दुनिया में बहुत ही ऐसे इंसान होते हैं, बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। वो आपको शो में भी सेम मिलेंगे, घर पे भी सेम मिलेंगे, हर जगह सेम ही मिलेंगे। अब मेरे सब दोस्त हैं, अब उनका सिर्फ एक ही मैं ही दोस्त हूँ, तो उनकी दुनिया मेरे से शुरू होती है, मेरे ख़त्म होते। झगड़ा ही मेरे से करेंगे, प्यार भी मेरे से ही करेंगे, वीडियो भी मेरे ही बनाएंगे, डिस्कस भी मेरे से ही करेंगे। तो मैं उस बात समझ गया मैं। बट आप लोग कितने झगड़े क्यों होते हैं, मतलब वजह क्या है? मतलब संग्राम और पायल हमेशा झगड़ते रहते हैं। देखो, मैं नॉर्थ पोल हूँ, साउथ पोल है। करेक्ट है, और आप हमेशा कहते हैं जो जेन्युइन कपल होगा ना, अब मैंने एक डांस का शो किया था, उसमें ढेर सारे कपल थे, वो एक दूसरे के हाथ पैर चाटते रहते थे पूरा दिन। तो मैं सोचता था इनको नहाने की जरूरत भी नहीं है यार, ये तो मतलब सही है, मतलब यहीं पे काम चल जाता हुआ इनका। वो शो होते ही सिर्फ शो के लिए जुड़े थे, वो सब अलग हो गए। ढेर सारे जो लबी डबी जो बात करते हैं, आई एम देयर फॉर यू, चांद तोड़ दूँ, तारे तोड़ दूँ, फिर वो चांद तारे ना वो 1-2 महीने में इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जो जेन्युइन कपल होंगे ना, वो 2 बर्तन की तरह रहेंगे भैया, वो कभी 2 बर्तन नहीं, आवाज आएगी उनकी। फैमिली का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोग के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि पहले फैमिली का रिएक्शन होता है, फैमिली भी समझ गई कि भाई सब मैं गया तो मत पड़ो उनके चक्कर में, कि भाई मेरे फादर मदर 80s में है अभी जी। तो मैं गया तो वो पिछली बार एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई यूनिवर्सल है। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा तो इनके मदर फादर हो गया, आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो यूनिवर्सल है, चलता रहेगा। फिर मैंने कहा कि अब जो एज है भाई, देखो मेरी लाइफ में वो तो है नहीं कि भाई शादी, डिवोर्स, ये वो ये, मैं कोई लेगेसी के लिए आया हूँ, वो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, परमात्मा जो चाहे होगा, तो मैं उस पर फोकस रखता हूँ। और जब ये हाल ही में जब जो ये खबरें अभी उड़ी हैं कि आप दोनों डाइवर्स ले रहे हो, दोनों अलग अलग हो रहे हो, ये खबरें पढ़कर क्या रिएक्शन था आप दोनों का? कैसे रिएक्ट किया आप दोनों ने? आज से 12 साल पहले जब मैं आया था, 12-13 साल पहले, जब कोई कमेंट भी करता था ना, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैं सोचता था कि अरे कैसे लिख रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे लिख रही, कैसे बोल रहे हैं। अब चमड़ी मोटी हो गई है, अब तो लोग भर भरे गाली भी देंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे, या बाकी चीज़ें भी करेंगे। एक मैंने एक पॉडकास्ट किया था कोई, और उस पर एक टॉपिक था कि भाई गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, समथिंग मैंने कुछ बोला जी। और वो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक पढ़ा था जी। और मैं बहुत बड़ा हुआ हूँ गाय, मतलब जिसको हमारे यहाँ तो माँ मानते हैं उसको। उस पर मुझे लोगों ने बहुतों ट्रोल किया, बहुतों ने अच्छा किया, बहुतों ने किया, आज भी ढेर सारे करते हैं। जैसे बहुत से बोलेंगे मीठा खाना चाहिए, मैं बोलता हूँ मीठा मैं रोज़ खाता हूँ। तो वो ओपिनियन ऑफ डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंस है ओपिनियन में। तो इसलिए अब सोचना छोड़ दिया कि भाई ठीक है, जितना जो साथ लिखा है, जो चीज़ें होंगी नहीं है तो वो नहीं होंगी। आज भी हम अलग हैं बिल्कुल, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंट है, तो तभी हम साथ में हैं। क्यों वो आपको नहीं बदल पाई, आप उन्हें नहीं बदल पाए? अगर हम बदल पाते ना एक दूसरे को, तो शायद हम साथ नहीं होते। और एक औरत की दिक्कत क्या है कि आई रिस्पेक्ट वीमेन, क्योंकि मैं अपनी माँ बहन के साथ बड़ा हुआ हूँ, मगर वो पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद को छोड़ के अपनी सास की औलाद को सुधारने में लगी रहती है।
समझ रहे हो? तो फिर थोड़ा सा पति पत्नी में वो हो जाता है थोड़ा सा, बाकी चीज़ है नॉर्मल है। बहुत इंटेलिजेंट है, उनसे मैंने सीखा कि भाई कपड़े कैसे पहनते हैं। दूसरी बात है कि वो सीख के फिर निकर बुनियान पे आ गया हूँ। उनसे मैंने सीखा कि पहले हम पीते तो बहुत आवाज़ करते थे, कुछ गिलास कुछ भी दूध पीना चाय पीना, तो मुझे पता चला कि भाई ये बहुत चीप लगता, अच्छा नहीं लगता। तो कई चीज़ें मैंने सीखी उनसे। बहुत पहली बार मैं फ़्लाइट में क्या बिज़नेस क्लास होता है वो पायल जी से मैंने सीखा। मैं तो ऐसे फ़्लाइट में चला जाता था। तो कई चीज़ें मैंने सीखी उनसे जो जो कमेंडेबल है। उन्होंने मेरे से थोड़ा बहुत सीखा होगा, फिटनेस का, हेल्थ का, बाकी चीज़ों का। तो डीप ठीक है, बट मगर मुझे पता है कि वो मुझे कुछ हो जाता है तो बहुत केयर करते हैं। अभी ऐसे दिखाएं केयर करते हैं नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी कहते रहेंगे। उनका बना रहा अलग 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 तरीका वीडियो बनाने का, चीज़ करने का। बट आई नो कि उनकी का अपनी लाइफ है, उनकी एक अपनी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मुझे कोई गाली भी देगा ना, पता क्या कहूँगा, वाह क्या टैलेंट है, कमाल है, कमाल करके आए हो। तो मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं इस तरह सोचता हूँ। उनको आप कुछ कह के दिखाओ तो फिर वो आपको वो काउंटर करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनसे कुछ बोला हो, कुछ अच्छे के लिए आपने अपने सुझाव दिए हो, आपने बोला हो कि यार कि पायल ऐसा मत करो, ये ऐसा कर लो? कभी और नहीं है, हर रोज होता है ऐसा। मुझे लगता है कि भाई चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वो समझ रहे हो ना। मगर वो उनका नेचर सेम है, उनके हिसाब से सही है मेरे हिसाब से मेरा सही है। तो हम किसी को बदलने जाएंगे ना तो गलत है। वो कहते हैं ना, कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। शुरू कहाँ से हुआ ये सब, जब खबरें आ जाती हैं कि आप दोनों तलाक ले रहे हैं, अब दोनों साथ में नहीं रहेंगे? अब दिक्कत ये खबर वाले भी जो आजकल जो हमारे मीडिया भाई बंधु हैं, पहले क्या होता था कि अखबार और सारी चीज़ें छप के बिकते थे, और आजकल मुझे लग रहा है कि बिक के ही छप रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। जो अब जैसे शेफाली जी का वो हुआ तो मुझे बहुत सांत्वना में उनसे मिला कई बार। किसी का भी होता है, उसको थोड़ी न्यूज़ पहले दे दो यार, इंसान खुश रहेगा और कुछ काम करेगा, कुछ चीज़ें करेगा। जो काम की न्यूज़ हैं वो डिफरेंट रहेंगी। और मैं ऐसा हूँ कि मैं लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं फिर आपको पकड़ लेता है। करेक्ट है। समझ रहे, मैं लाइमलाइट से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ, वो कहीं ना कहीं फिर पकड़ लेता है आपको। तो ठीक है भाई, जब पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपकी लाइफ कुछ पर्सनल नहीं है, करेक्ट है। आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है। तो कोई ये समझता कि भाई मैं तो पर्सनल बात कर रहा हूँ, पर्सनल कर रहा हूँ, तो सब मिथ्या है। क्यों उन्होंने आपकी फाउंडेशन को छोड़ दिया, क्यों वहाँ से रिज़ाइन दे दिया उन्होंने? वो फाउंडेशन संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन स्टार्ट किया था कई साल पहले। एक बच्ची, क्योंकि मैं बहुत बेसिक उससे आया हूँ, मेरे पैर में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। हम स्कूल में जाते थे तब वो मिट्टी की वो एक बोरी नहीं आती, चीनी की बोरी या कट्टा, वो सिर पे ओढ़ के जाते थे। बारिश आई तो उसको ओढ़ लिया, और स्कूल में गए तो बैठ के उस पर बैठ के पढ़ लिया। तो ऐसे ही मैंने सोचा किया, फिर धीरे धीरे 175 बच्चों का जरिया बनने लगेंगे एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का। अब मेरे पास आप मुझे गाली दे के जाओ और आप मेरे पास कल आ जाओ, ये ज़रूरत है, मैं खड़ा हो जाऊँगा आपके लिए। उन्हें काम करने का प्रोसेस अलग है। तो उसने बोला कि उसने स्टार्टअप किए थे, उसके हिसाब से काम करेंगे, और अच्छा लग रहा तो मैंने कहा ठीक है भैया रिजाइन दे दो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप करो। पहले तुम रोकता था, बोलता था ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहता जो अच्छा लगे करो भैया, अच्छी बात। वी ऑल आर एडल्ट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एक्शन इंडिविजुअली। तो ठीक है भाई, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया हुआ, तो एनिवर्सरी थी उस दिन, डिवोर्स का पूरा दिखा रहे हैं। फिर मैं उठ के देख रहा हूँ, एक दो के मैसेज आ रहे हैं किसी जानने वालों के, तो मैंने कहा ठीक है। किसका सबसे पहले फ़ोन आया आपको, सबसे पहले मैसेज आया आपको, फैमिली से या किसी दोस्त से? दोस्त से आए थे, कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, फ़ोन क्या किए, बोले वो लोग? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये खबर पड़ी वो पड़ी। मैंने कहा भाई मुझे बता देना, पूरी खबर भेज देना, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक फ़ोटो डाला, एक ट्वीट किया, तो फिर उससे बात नॉर्मल हो। तो होता है। कभी कभी लगता नहीं आपको कि ये सब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया है? कई बार लगता है कि भाई चीज़ ज़्यादा हो रही है, फिर मुझे लगता है चलो ठीक है भैया, लाइफ यही है, अब क्या करें, अपने हाथ में कुछ है नहीं। तो जो चीज़ हो रही है उसको, प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। अब वो उम्र तो है नहीं कि भाई आप इस उम्र में आप डिवोर्स करो, फिर आप इस उम्र में फिर शादी करो, फिर दूसरी चीज़ करो, तीसरी चीज़ करो। वो एक शादी निम जाए वही बहुत है भैया आज के ज़माने में। तो इतनी कहाँ वो है कि वो नॉर्मल है। और शुक्र है कि हम तो उस एक जनरेशन भले हैं। मैं आजकल के तो बच्चों को देख रहा हूँ, तो कोई चिनवा जा रहा है, कोई सांप से कटवा जा रहा है, कोई धक्का मारा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो आज वाली जनरेशन से चलो ठीक ही है, खाली भी वैसे वीडियो झगड़ा ही होता है, बाकी चीज़ें तो नहीं होती ना। करेक्ट है। तो ठीक है, चलता है, प्रोसेस है। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक सफल इंसान के पीछे भैया औरतों की फाउंडेशन भी होती है अच्छी बात है।
मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक खबर पढ़ी है जहाँ पे आपने बताया कि अब आप लोग बेबीज़ प्लान कर रहे हैं। हाँ, सोचा तो है कि मतलब कि सर्विसेज कुछ करें, मगर शायद इस कानून का किसी ने मिसयूज़ किया पहले। तो अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो जेन्युइन हो। डॉक्टर भी तो आजकल सारे, पहले क्या होते थे, पहले डॉक्टर होते थे, आजकल डाकदार हैं। डाकदार क्या होते हैं, मतलब कुछ ठीक भी है, कुछ नॉर्मल भी है। तो प्रोसेस में है, देखते हैं। लीगली हम ठीक है, लीगली हमारा सब कुछ ठीक है, तो देखते हैं आगे। चाह तो परमात्मा ने होगा। क्या प्रोसेस होता है सरोगेसी बेबी लेने का, अगर किसी को अडॉप्ट करना है, जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं और उनको अगर प्रोसेस जानना है? अडोप्शन का तो इंडिया में बहुत खतरनाक प्रोसेस है, उसमें तो 3 4 5 साल में नंबर आएगा आपका। सरोगेसी में अगर आपकी एज 40 अबोव है समथिंग, तो आप सरोगेसी प्लान कर सकते हो। और जो जेनुअन, जैसे उनके एग कमज़ोर हैं या बाकी चीज़ कमज़ोर हैं, वो दे आर नॉट एबल टू कंसीव और समथिंग, फिर वो लीगली प्रोसेस हो गए, फिर ये प्रोसेस होते हैं कि भाई IVF करवाया और फेल हो गई, बाकी चीज़ें फेल हो गई, तब आप यू कैन गो सरोगेसी। हाँ, कि भाई वो एबल नहीं हो करने में, तो इसमें बहुत रूल है, रेगुलेशन है। ये नहीं कि सरोगेसी कोई ऐसे ही कर लोगे आप। और हम तो, मेरा मानना ये है कि मैं सारी चीज़ें लो के हिसाब से करना चाहता हूँ। क्या प्रोसेस था जब आपने ट्राई किया है, जब आप कोशिश कर रहे हो? अब कई डॉक्टर से ही नहीं मिल रहे, कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कर देंगे, तो रेट कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। कितने पैसे लगते हैं? पैसे तो कुछ है ही नहीं भैया, कहीं तो कोई 5 लाख में भी कर देगा और कोई 50 लाख में भी नहीं करेगा। कोई 1 करोड़ भी लेगा, कोई 50 लाख भी लेगा, कोई 20 लाख भी लेगा, कोई 10 लाख भी लेगा। आपको कितने पैसे बताए गए? मगर जेन्युइन नहीं मिला ना। जो जेन्युइन सेटअप मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर भी जो आपको कोट किए गए हो वहाँ पे पैसे बताए गए हो? किसी ने मुझे 20 लाख कोट किया, किसी ने मुझे 40 लाख भी कोट किया, किसी ने मुझे 50 लाख भी कोट किया, किसी ने मुझे तो कम भी कोट किया, तो ऐसे ढेर सारे मिले हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं वो, क्या होता है उनकी तरफ से? वो एक प्रोसेस होता है कि भाई वो अगर एग कमज़ोर है तो डोनर एग होगा। फिर ये चीज़ें होंगी, पूरा लिख के ऐसे, जैसे वो शादी में टेंट लगता है ना, कुर्सियाँ ये होंगी और ये सब होगा, ऐसे पूरा एक मेन्यू आता है। तो उसके हिसाब से वो है कि लीगली क्या सही है, वो देख रहा हूँ मैं। IVF के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 85% सेंटर फ्रॉड हैं। मतलब हालांकि मैं ये बोलना नहीं चाहिए, मगर 85% बेवकूफ़ बनाते हैं। पैसे ठग लेते हैं। एक IVF प्रोसेस 3 से 5 7 10 लाख रुपए ले जाता है आपके, 3 से 5 लाख रुपए। ये नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करेंगे, उससे अगली बार ट्राई करेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं काफ़ी। तो और फिर फीमेल के ऊपर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट। क्यों आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं वो लोग? क्योंकि मैंने डील किया, पैसे दिए 1 2 बार, तो फिर मैंने देख लिया कि और रिजल्ट ज़ीरो? रिजल्ट ज़ीरो। पहले रिजल्ट से उनका कोई कनेक्शन नहीं? कोई कनेक्शन नहीं। बातें बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। वो एजाज बोलता था, वो बात मुझे याद आ गई। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, तो वो सब देखा मैंने उनको। क्या बोलते थे वो लोग और क्या डिस्कशंस होते थे आप लोगों की, अगर वो ये थोड़ा हो जाएगा डिटेल में बताना चाहें कि जो एक नॉर्मल इंसान जो है, जो ये हो जाएगा, चाहता ये हो तो ट्राई करना? ये सक्सेस रेट है इसका, ये तो बहुत कमाल का। और फिर हो गया, अरे कोई बात नहीं, उसका तो 3rd उस अटैम्प्ट में होता, आपका 2nd में हो जाएगा, फिर 2nd आपको बेवकूफ़ बना लेंगे। 3rd में किसी ने 6 अटैम्प्ट किए थे, मतलब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। वो एक से बड़े बनाते रहते हैं, जो नामी गिरामी है, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पैसा ठगेंगे आपसे। कुछ जेन्युइन भी है, कुछ बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन भी है। अब तक आपने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे इस पूरे प्रोसेस में? ये तो मुझे आइडिया नहीं, फिर मगर भी लगभग जो आपको लगता हो कि इतना पैसा तो मेरा गया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? देखा नहीं, मगर मुझे लगता है कि 8 10 लाख रुपए तो गया होगा। 10 1 लाख रुपए तो, 8 10 लाख तो वाया 2 4 प्रोसेस से आप करते हो, 2 3, तो वहाँ चला जाता है इतना पैसा। तो पायल क्या बोलती हैं ये सब देखने के बाद में? वो सिर्फ मेरे लिए बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको चाहिए तो वी कैन सी, बस। बाकी कुछ है नहीं कि मतलब हमने अडोप्शन के लिए भी कुछ सोचा था कि अडोप्शन का भी कर सकते हैं। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, या 2 बच्चों के बाप बन लो या पूरा देश के बाप बन लो। तो फिलहाल तो ये मुझे लग रहा है कि वाजपेयी साहब की लाइन पे जाने की जा रहे हैं, फिलहाल तो वही दिख रहा है। बाकी देखते हैं, सब देखो परमात्मा की मेहर होती है। जो परमात्मा करता है वो अच्छे के लिए करता है। और मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पे करता हूँ, मेक श्योर मैं करता हूँ कि भाई वहाँ पे अच्छा बदलाव आए, उसी के लिए काम करता हूँ। आपने एक बात कही थी अपने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में, जब मैं फिल्मों के ऑडिशन दे रहा था या मुझे फिल्मों में मुझे बुलाया जा रहा था, तो लोगों का ये कहना था यार कि जब तुम बात करते हो ना, तुम्हारा बहुत हरियाणवी एक्सेंट आता है। आज तक सच बताऊँ, जो भी मैंने ऑडिशन दिया उसमें रिजेक्ट हुआ हूँ। मेरी लाइफ का रिजेक्शन मेरा मोटिवेशन है। मैं रेसलिंग करने यहाँ रिजेक्ट हुआ, मैं मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट हुआ, टीवी पे मैं रिजेक्ट हुआ, अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ तो हर जगह रिजेक्ट हुआ। और जो रिजेक्शन है ना, वही मेरा मोटिवेशन बनता है। मैं पता क्या सोचता हूँ, पहला रिजेक्शन कैसे लिया आपने? इंटरटेनमेंट में मैं आया, सुनो क्या था कि
हम दिल्ली में अखाड़े में बैठे हुए थे सारे, तो बोले रेसलिंग में शो बना रहे हैं एंडेमोल कंपनी और कलर्स वाले। हम इनके मजाक करते रहते, तुम क्या शो बनाओगे यार, तुम ऐसे ही रेसलिंग करवाओगे, वो WWE टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे उनके साथ में कि भाई तुम ये करवाओगे। तो उसमें उस टाइम सुशील था, योगेश्वर था, मैं था, तो जब सब स्टेडियम में जाते थे सारे। मैं तो उस टाइम दिल्ली पुलिस में था, दिल्ली पुलिस अखाड़े से जाता था। तो बोले कि यार वहाँ पे ये लुक टेस्ट है, ये चीज़ें आ जाओ। कोई पहुँचा नहीं, बोले संडे को हम चलेंगे। तो हम चले गए और मेरे पैर में इंजरी थी। बोले भाई देखो बात ये है कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तब उस टाइम पे एक दूसरी चीज़ कोई बहुत कमाल की चल रही थी, कोई पता नहीं क्या चल रहा था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। तो अब कोई रिजेक्ट करता है ना, पता मैं क्या सोचता हूँ कि भाई ये बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि भाई एक अच्छे हिस्ट्री का पार्ट बनते बनते रह गए। मैं समझता हूँ कि जो मैं हर रोज़ कर रहा हूँ ना, वो लेगेसी बनेगी, वो लेगेसी है। हर रोज़ जो पार्ट जो कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक मैंने ऑडिशन दिया, उसमें रिजेक्ट किया गया, या तब दिया उसमें रिजेक्ट किया गया, या एक और फिल्म का था, बड़ी फिल्म थी, वन ऑफ द सुपरस्टार की, उसने मुझे बोला था, उसमें रिजेक्ट किया गया। एक टीवी का दिया, उसमें रिजेक्ट किया गया। मतलब सच बताऊं कि 5-7 दिए हैं, हर जगह रिजेक्ट ही हुआ। और एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता। कोई ये बोलेगा कि एक्टिंग सिखाएगा तो झूठ बोल रहा है। कभी कास्टिंग के वक्त में कभी कास्टिंग काउच का शिकार हुए हो? कभी कोई अतरंगी आदमी मिल गया हो आपको? तो कोई थोड़े अतरंगी 1-2 मुझे मिला कास्टिंग डायरेक्टर। मैं उससे मिलने भी गया, एक प्रोडक्शन हाउस था कोई, तो फ्रॉड निकला वो? ये अच्छा, ओ माय गॉड यू हैव गुड बॉडी, गुड ये। तो इसमें चलो ठीक है भैया, आपके पास बॉडी शॉट फोटो हैं। मैंने कहा मैं लंगोट में ही रहा हूँ भैया, तो बॉडी शॉट की बात कर रहा है। तो मतलब मैं उसे ऐसे मस्ती करने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि फिर मैंने कहा अच्छा ये काम आपने कहाँ से सीखा, क्या टैलेंटेड हो यार, क्या कमाल के हो। शर्मा गया वो तो, टीवी वाले या कईयों ने मुझे बोला कि आई लाइक यू। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भैया। ये बात तो मेरी माँ से लेके बहन से लेके सब मुझे बात बोलते हैं। चाहे लड़का लड़की, देखो पसंद करना एक अलग बात है, मगर क्या है कि ये नहीं कि वो गलत है, वो उनकी चलो भावना है या कुछ आदतें हैं, वो यूनिक है तो यूनिक है। मैं नहीं कहूँगा कि गलत हैं या कुछ हैं, वो अलग हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मगर मैं उनको भी बड़े प्यार से, बड़े उससे देखता हूँ कि भाई ठीक है, परमात्मा ने जो भी जिसको जो बनाया, जो आदतें दी हैं वो यूनिक दी हैं, वो कोई गलत तो बनाता नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हुआ है कास्टिंग के रिलेटेड, जो आपको लगता हो कि यार बोला कुछ और गया था, करवाया कुछ और गया है, और दिखाया कुछ और था, बोला कुछ और है? एक बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें मतलब मैं ये था कि भाई मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, और वो सब बात भी हो गई थी, एक एग्रीमेंट भी आ गया था। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। तो कट्टू 2-3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी डिले हो रही है। मैंने कहा ठीक है। फिर 15 दिन बाद मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ कि सेम फिल्म की शूटिंग यूरोप में चल रही है, कि सेम फिल्म की शूटिंग यूरोप में चल रही है, और ये चीज़ हो रही है। तो मैं ठीक है। फिर मैंने कहा देखो जो अपना है वो कोई जाएगा नहीं, और जो चला गया अपना था ही नहीं। एक वो भी प्रोजेक्ट था ना जहाँ पे आपने 3-3.5 साल आपने वेट किया हुआ था? मैंने एक फिल्म में लगाई, श्याम बेनेगल साहब के साथ एक फिल्म करने वाले थे हम, के डी यादव साहब की बायोपिक, जिसने इंडिया के लिए फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था। मैं यहाँ से हाजी अली जाता था 3 साल, मतलब मंडे टू फ्राइडे सैटरडे ऐसे श्याम बाबू से मिलने। बहुत सीखा उनसे। दूसरा काम नहीं किया, उसमें मराठी सीखना स्टार्ट कर दिया था, सारी चीज़ हो गई थी, और वो अनाउंस भी हुआ और फिर फिल्म नहीं हुई। बाकी तो कोई स्ट्रेस डिप्रेशन में जाता। मैं इसलिए पॉजिटिव रहा कि भाई चलो इतने बड़े एक लेजेंड से सीख लिया, और ये सही बात है। तो मैं चलो उन 3 सालों के अंदर क्या क्या किया आपने, मतलब क्या क्या चल रहा था संग्राम के अंदर? 3 सालों के अंदर मैं दूसरा काम कर नहीं सकता था एंटरटेनमेंट में, क्योंकि मैं बाउंड था। जितने भी प्रोजेक्ट्स आए आपने सब मना किए? करने पड़े, नहीं तो बहुत शो करता था। एक शो करना यानी आप 50-60 लाख रुपए कमाते थे, वो सब बंद हो गया। फिर और कोई प्रोजेक्ट आते थे, वो बंद हो गए। 50-60 लाख? मतलब मैं रियलिटी शो में जाता हूँ तो उतने पैसे लोगे आप, क्योंकि मुझे पता है टीवी मेरे जैसे ही आदमी, आम इंसान देखता है टीवी, कोई दूसरा देखता है नहीं, और आम इंसान को मेरे जैसा ही आदमी पसंद है। इसलिए आज सोशल मीडिया पर जो मैं बात बोलता हूँ, क्यों चीज़ें पसंद है, क्योंकि मैं वही बात कहूँगा जो एक आम इंसान को रिलेट करती है। पहले हम भी बड़ी बड़ी बात कर देते थे, झूठ बोलना ये सब करना, जब थोड़ी कम उम्र थी। अब जिस उम्र के दौर में समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। वो कहते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं। पहले कितना लॉस किया उस वक्त आपने? लॉस क्या, मैं अपनी सेविंग खा रहा था। वो तो कुछ था नहीं बिल्कुल, मतलब कई प्रोजेक्ट मैंने छोड़े, कई चीज़ें छोड़ी, और मैं टीवी से हर चीज़ से दूर हो गया।
तब से मैं आज तक सही पहुंच नहीं पाया हूँ, मगर सीखा मैंने उससे। फिर एक मैंने भट्ट साहब के साथ एक गाना किया, महेश भट्ट साहब के साथ एक फिल्म करने वाले थे हम, गॉड ऑफ क्रिकेट, एक अनाउंस हो गई फिल्म, और 2 प्रोड्यूसर थे, उनका मैंने यहीं पे मीटिंग करवाया था इस टेरेस पे, वो विवाद हो गया, वो थोड़ा लीगली मैटर भी चला उनका, और वो फिल्म नहीं हुई, तो मेरे 4.5-5 साल ऐसे गए। तो मगर कोई नहीं, वो तो एक लाइफ का पार्ट होता है, आप सीखते हो। जब 5 साल आपने वेट किया, आपने एक लंबा ब्रेक लिया जिसके लिए आप तैयार कर रहे थे, खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, और जब फिर आपको मालूम पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट अब नहीं हो रहा है, मन में चलता है उस वक्त क्या, दिलो दिमाग में आपके चलता है? देखो, कोई आम सोच वाला इंसान होता टूट जाता, अब घर चलाना होता है, क्या क्योंकि थॉट्स थे आपके उस वक्त? थोड़ी सी थे यार कि क्या करे, शुक्र है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीच ने जिंदा रखा। जब मेरे पास काम नहीं होता था तो मैं मोटिवेशनल स्पीच देना या बाकी अपीयंस करना, ये सब करना, इन्होंने जिंदा रखा कि भाई मुझे पहले पता नहीं होता था मोटिवेशनल स्पीचेस क्या हैं। फिर सही मायने में जब सही पीक पकड़ा तो उसने रखा। पर मेरे थॉट्स यही चल रहे थे, यार ये तो क्या बात है, ना ये हो रहा है ना ये वो हो रहा है, जो सही है वो कह रहे हैं कि भाई रेसलर है, बाकी उससे मैंने कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मगर मैं बहुतों से अच्छा हूँ, आई कैन एक्ट वेल। और फिर जो मेरी आवाज़ के लिए मुझे कहते थे, आज वही मुझे सेशन कराने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उस पर ही मैंने बहुत काम किया। तो वो अपने हाथ में रहता नहीं ना, हर चीज़ क्या होता है कि आप वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज, आप सीखते हो। तो सीखा मैंने, और वो स्ट्रगल अब भी जारी है। अब कोई नेगेटिव छोटा मोटा रोल मैं नहीं करता, कोई बाकी चीज़ें मैं नहीं करता, मैं करूँगा तो करूँगा जो बहुत वन ऑफ द नोटेबल होगा, ठीक होगा। तो आपको ऐसा लगा नहीं यार कि जब काम का जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं यार जो मिल रहा है वो कर लेते हैं? मैंने पहले किया है रोजी रोटी के लिए, जब नहीं था तो मैंने 1-2 फिल्में 1-2 चीज़ें ऐसी की हैं जगह मुझे पता ही नहीं था सिर पैर कुछ क्या है, कि भाई बोले 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, ये सब कर लो, तो वो किए हैं मैंने, 1-2 फिल्में भी की हैं। तो फिर समझ में आया, तो मैंने कहा भाई यार ये अगर फिर समझ में आ के भाई श्याम बाबू के साथ की एक्टिंग ये है या सारी चीज़ ये हैं, फिर मैंने देखा कि यार ठीक है भाई, वो करो तो अच्छा ही करो, नहीं तो उसका फ़ायदा कुछ है नहीं, खाओ तो अच्छा खाना खाओ, नहीं फालतू खाओ बीमार हो जाओगे। तब फिर जाके समझ में आया कि फैमिली ये का प्रेशर था उस वक्त? बिल्कुल होता है। क्या बोलते थे वो? मेरी माँ सब बोलते थे, यार कब तुम टीवी पे आओगे, कब क्या करोगे, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मैंने स्पोर्ट्स में वापसी किया प्रोफेशनली, कि मेरी पहचान तो उसी से थी। आफ्टर बिग बॉस है या बिग बॉस के बिग बॉस के बाद की बात बता रहा हूँ सब, आफ्टर बिग बॉस ये सब बता रहा हूँ। फिर मैंने उसमें वापसी किया, 2015 में मैं खेला, 16 में खेला, फिर बाकी चीज़ें की। फिर मैंने वो श्याम बाबू के होने के बाद एक रियलिटी शो किया डांस वाला, डांस कभी बारात में नहीं किया था, वो डांस वाला शो किया। फिर एक और शो किया कुछ के साथ, जैसे टीवी में क्या होता था कि टीवी में एक फिक्स सेटिंग रहती है। जैसे एक टाइम क्या होता था कि एंडमोल मुझे यहाँ लेके आया था, तो एंडमोल के जब सभी आदमी चेंज हो गए, वो मेरे साथ काम करते थे, तो कलर्स के कुछ इंसान होते थे उसमें, कुछ 2-4 पर्सन होते थे, कास्टिंग ये कोई छोटी मोटी एजेंसी की रख के बैठे हुए, वो सब अपना कट रहता था सबका, तो वो अपना काम करते थे। और कलर्स में जैसे शीतल थी, मनीषा थी, उन सब के साथ कभी पता नहीं मेरा कभी वो बॉन्ड बना नहीं उतना ज़्यादा अच्छा। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मतलब थोड़ा सा ठीक हूँ, कईयों का बॉन्ड बना तो कई बहुत काम करते हैं, मगर मेरा मानना तो ये है कि भैया उनको तो आगे बुला के क्या पता मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बड़ा कर लूँ, उनको क्रिएटिव काम दे दूँ या कुछ करूँ, समझे ना, क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब। मैंने कहूँगा कि सही गलत है। तो 1-2 शो था, जैसे 1-2 शो जाने वाला था, अप्रोच हुआ, फिर वो रह गया, तो मैंने कहूँगा कि वो गलत है या अलग है, वो डिफरेंट उनका मामला। एक एक्टर के लिए बिग बॉस की अगर मैं बात कहूँ तो उसकी लाइफ में क्या बदलता है? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आफ्टर बिग बॉस? देखो, बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंज आते हैं, आपको सब पहचाने लग जाते हैं। और मेरे वाला बिग बॉस था, तब बिग बॉस का एक लेवल थोड़ा सा अच्छा था, और मैं उसका फाइनलिस्ट था, क्योंकि वो डिफरेंट तब कंटेस्टेंट सेलिब्रिटी आते थे सारे, अच्छी अच्छी फैमिली से भी आते थे, कुछ वो आते थे। मगर मैंने बिग बॉस को 2 चीज़ें बड़ी कमाल की दी हैं। पहले लोग बिग बॉस को समझते थे इसमें वो इंसान आते जिनका करियर खत्म है, जो कंट्रोवर्शियल है। मैं बहुत क्लीन गया था, क्लीन आया था, और मैंने वहाँ पे एक बिग ब्रदर का रिकॉर्ड ही बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 42 घंटे 16 मिनट एक 3 फीट ऊंचे 3 फीट चौड़े बॉक्स में बैठा रहा था मैं और काम्या, एक और 12 घंटे और बैठा रहा था एक बार, ऊपर से कुछ डाल भी रहे हैं। तो बिग बॉस बड़ा शो है, मगर अब बिग बॉस मुझे ऑफर हो तो मैं नहीं करूँ। अब जिस हिसाब से बच्चे जाते हैं सोशल
मीडिया से या बाकी चीज़ से, वो क्या है कि उस शो की जो गरिमा है, उस शो का जो रेपुटेशन है वो डिफरेंट हो गई है। होस्ट अच्छे हैं, सलमान जी बहुत अच्छे हैं, वो संभालते हैं। मेरी नज़र में 3 बहुत बड़े होस्ट हैं। सबसे बड़े होस्ट थे फारूक शेख साहब, फिर जैसे बच्चन साहब हैं या सलमान खान जी हैं, तो ये बड़े होस्ट हैं। तो क्या है कि अब उसको हैंडल करना, उसको लेना आसान काम नहीं है। तब तो आप नए थे, आप सीखते हो, आप देखते हो क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो वो मेरे जैसे आदमियों के लिए नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। जो एक आप शरीफ तैयार कैसे हो गए थे वो शो करने के लिए उस वक्त? ये घर खरीदा था, उसका EMI बहुत था, तो ये बोले कि आपको MG इतने पैसे दे देंगे, आप आओगे तो एक दिन कदम रख दो, अगर पहले आप सप्ताह में जाते इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं इसके लिए चला गया था। MG ली थी आपने उस वक्त? हाँ, जो जब वो कर रहा था उस शो, जो मुझे पैसे जो कमिटमेंट था वो मिला था पैसा, और फिर मैं फाइनलिस्ट बन गया उस शो का। मतलब 15 सप्ताह में रहा मैं। तो यही सोचे, तो जब मैं गया था तो शो के क्रिएटिव आए थे मेरे पास में, सबके पास पूछते थे कि अभी क्या करोगे। मेरे पास भी आए, मैंने कहा अगर सामान भेज दो जहाज बना दूंगा। तो भाग गए थे वो। तो पागल आदमी, पता नहीं क्या कुछ है, समझ रहे हो ना। तो मतलब देसी आदमी तो देसी ऐसे ही रहेगा। बाकी क्या है कि कोई गलत नहीं है, सबका अलग है। बिग बॉस उस वक्त जो आपने किया है सिर्फ घर की EMI चुकाने के लिए किया था आपने? शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी। ओके, कि मतलब अदरवाइज कोई इंटरेस्ट था नहीं आपका बिग बॉस के अंदर? नहीं, ये भी था कि भाई बिग बॉस बड़ा शो था, मैंने हालांकि देखा नहीं इतना। कि जो बिग बॉस करता था बहुत पॉपुलर हो जाता था। तो जब आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आपको फेम भी मिल रहा है, तो फिर कोई गलत इंसान होगा उस शो को छोड़ेगा। कितने पैसे आपने चार्ज किए थे उस वक्त? उस टाइम मेरा 1 वीक का होता था 4 से 5 लाख के बीच में होता था कुछ ऐसे समथिंग कुछ। शायद मैं उस टाइम सेकंड हाईएस्ट पेड होता था। ओके, पहला कौन था? पहले तनीषा थी, आई थिंक तनीषा गौहर या मैं, कुछ ऐसे ही थे। मतलब तनीषा मुखर्जी, ये सब कुछ ऐसे ही थे। मतलब वो सब झूठ बोलते थे कि मुझे इतना मिल रहा है इतना मिल रहा है। बाद में मैंने देखा ना, मैं पता चला, तो मैं मतलब 1 ऑफ द सेकंड था समथिंग। ओके, आपको कितना बताया गया था उस वक्त? कोई संदर कोई कितने लाख बोलते थे, कोई कितने लाख बोलते थे। तो मैं बस, सारे कहते थे कि भाई मुझे इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी। आई स्टार्टेड 10 विलाज 10 फिल्म्स। तो मैं सोचता था कि यार मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, सारे मैं ऐसी एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसा एक्टर हूँ। तो मैं सोचता था, और मैं 30 रुपये निक्कर बनियान ऐसे ही पहनता था देसी। तो पूछा कि भाई आप किस लिए आए हो। मैंने कहा जी तो घर की EMI है, और फिर ये शो बता रहे कि बड़ा शो है तो इसलिए आ गया मैं भी। समझ रहे हो? तो मैं जो जेन्युइन था वो कहता था, शुरुआत में मजाक उड़ाते थे, फिर मैं कहता जब वीक वो आता ना, जब वो बाहर निकालने वाला, मैंने इनको निकाल दे तो बड़े आदमी हैं, फंसे हुए ऐसे ही सब, हमें तो ज़रूरत है। तो वो सारे फिर मना कर देते थे कि नहीं नहीं हमें रहना है। तो वो डिफरेंट था, वो सारे मेरे दोस्त बन गए। मैं इसलिए नहीं देखता उसको, बैठ के देखूंगा उसने ये बोला उसने बोला। एक मैंने अरमान पाजी को जानता था मैं, उसकी मैंने नाग वाली फिल्म देखी थी जो सांप वाली थी। तो एक बार अरमान पाजी ने बोला कि जो अखाड़े में पले बड़े होते हैं ना, उनको इज्जतदार आदमी में बैठने तहजीब नहीं होती। पर मैंने सुन लिया, तो मैंने उसको बोला पाजी यार मैंने आपकी फिल्म देखी थी सांप वाली, अब सच्ची में सांप हो यार। सच्ची में नाग, मतलब ऐसे मस्ती करता था हम सबसे। जैसे इवन कुशाल था, एजाज था, एली थी, एंडी था, गौहर थी, काम्या, प्रत्युषा, युवराज सिंह की वाइफ भी थी हमारे साथ, हेजल, बहुत अच्छी लड़की थी। शिल्पा से मैंने शो किया था सर्वाइवर, अपूर्वा, रतन। आर यू गाइस इन टच? वेयर इज रतन? रतन तो मुझे भाई बोलती, मैं तकरीबन उसको मिलता हूँ। नहीं, रतन से मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, को थोड़ा सा उन पे आँख पे कोई इंजरी वगैरह हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने बाहर निकलना या वीडियो बनाना ये सब उन्होंने बंद कर दिया था। तो अभी आया हूँ, तो मैं उनको, रक्षाबंधन है, अगर मैं यहाँ पे हूँ या नॉर्मली तो मैं मिलूंगा उनसे, बात करूँगा। तो एली से, रतन से, एंडी से, इन सब से मेरी अच्छी बातचीत थी। अब सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, मगर रतन से मैं बहुत टच में हूँ। रतन से आज भी आपका मतलब, आप उनके राखी भाई हो? हाँ, मैं रतन से टच में हूँ। कुशाल से मेरी बात होती रहती है। कुशाल और जैसे कई बार खेलने आना या ऐसा, मैं टच में सबके हूँ। कोई गौर मिल जाए मुझे, कोई मिल जाए, मैं सबके टच में हूँ। क्योंकि किससे आपको लगा था वहाँ पे शो के दौरान कि यार इससे अच्छी दोस्ती बन जाएगी और नहीं बन पाई? मुझे एंडी एली से लगा था कि इनसे मैं ज़िंदगी भर टच में रहूँगा। और मैंने प्रयास भी किया, मगर ये नहीं कि उनसे गलत है, मगर ना के बराबर बातचीत है। कोई आपका PR माइंड आपका ब्रेन वॉश कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो वो उतना, फिर वो एली से मेरा बहुत वो था, मैं उसको बहन की तरह मानता था शो के अंदर, और मैं जेन्युइनली वो करता था, फील करता था। तो काफ़ी फिर टच में नहीं रहा। मैंने कोशिश किया उससे 1-2 बार बात करने का, मिले भी हम, मगर उतना एक कोई कुछ बात थी, तो मैंने उसको कमेंट्स किया था कि भाई ये चीज़ तो गलत है। तो उसको बुरा भी लगा था, कुछ बात हो गई थी, पता नहीं क्या बात थी।
तो फिर वो उसके कारण उतना टच में नहीं रह पाए। मगर मैं सबका दोस्त हूँ अब भी, आज भी, और सब मेरे दोस्त को मिल जाए ठीक है। मेरा कोई मेरा ना कोई किसी से मुझे कोई वो है कि भाई एनिमी है, ना कोई वो। मैं तो बहुत समभाव में रहता हूँ। मैं अपना खुद का दोस्त हूँ तो मैं सबका दोस्त तो भी हो सकता हूँ। दुख है इस बात का, शो ना जीत पाने का उस वक्त? नहीं, उस वक्त पता क्या सोचा था मैंने कि यार वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँच गया तो ठीक है। एक होता है कि जब आप फिनाले में जाते हो आप नहीं जीत पाते, कोई बात नहीं, वो एक अपना सबका रीज़न होता है। मगर जिसने जीता है वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो सब वैसे ही रहते हैं। जिसने बिग बॉस जीता है वो भी ग्रैंड सा होता है उनके लिए। तो ठीक है यार, जिस जीता वो अच्छी बात है, यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी बात है। मगर मैं जहाँ पे भी जाता हूँ लोग आज भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं उस शो के कारण। जिनको ना मेरी रेसलिंग का पता, ना मेरा पता, ना कुछ पता, उनको पता कि भाई इंसान से ये शो में देखा था। अगर उस वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो जो आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है लेकिन दिख वो सही रहा है और हर बार फीडबैक भी उसका अच्छा मिल रहा है? गौहर का मुझे लगता था। ओके। मुझे लगता था ये भाई और घर में आपको कैसा लगता था उनके साथ में उठने वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी शुरुआत में। ओके। तो कुछ एक ऐसा टास्क वास्क हुआ वोटिंग का, वो करने का, कुछ बात थोड़ी डिफरेंट हुई। फिर गौहर बाहर चली गई थी एक दिन के लिए समथिंग, या पता नहीं कोई आई, तो उसने आके बोला कि ये तो कुछ स्टैंड इन लेता, ये बात नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैं कोई साइकिल स्कूटर थोड़ी के स्टैंड लूँगा मैं, बस ठीक है भैया। फिर मुझे लगता था यार ये, और शायद मैं गलत होऊंगा, मैं इतनी नेगेटिव हो गया, कैसे वो आगे जा सकता है, कैसे आदमी जीत सकता है, वो मेरी धारणा थी। तो शायद गलत होगा। फिर बाद में तो मैं ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मुझे एक टाइम लगा कि भाई ये पता नहीं ये कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मगर ठीक है अब मैं अच्छा। फिर मैंने देखा कि वो बाकी वो शी इज़ वेरी गुड गर्ल, अच्छी लड़की है वो। ये शो के बाद में आपको फील हुआ ऐसा? हाँ, शो के 3-4 सप्ताह हम बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर बाद में आगे मैंने फील किया कि भाई ठीक है यार, वो अच्छा है, गलत नहीं है। मतलब जब आप घर के बाहर आ जाते हो तब, या घर के अंदर ही आपको लगा कि यार कि जो भी हो रहा है ठीक है? घर के अंदर 3-4 सप्ताह बाद तो सब एंटी हो गए थे मेरे। थोड़ा डिफरेंट हो गया था, मेरी तरफ से गलती रही हो या कुछ गलती रही हो, वो छोटी छोटी बात पे ऐसे उनको लगता था कि भाई कंपटीशन में ही हूँ, मतलब उस टाइम पे तो हुआ होगा। फिर मैं बाद में आगे मैंने सोचा सबके बारे में, रोड बैठ के देखा तो मैंने कहा कोई गलत था नहीं, सब अलग थे, सबका अपना रवैया अलग था, तरीका अलग था। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि भाई मेरा कोई कंपटीशन है। मुझे लग रहा था कि भाई सब डिजर्विंग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर मैं आगे आता हूँ तो मैं भी डिजर्विंग हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। एजाज आया था, वो भी बहुत फनी था। एजाज शुरुआत में आता ऐसा लगता था कि भाई बहुत हेडिक है, मगर बाद में लगा था मुझे फनी था। अब डिफरेंट चेंज हो गया है, उसको अपना वो चीज़ रखनी चाहिए थी। ही वॉज वेरी गुड एंटरटेनर दैट टाइम। तो मैं उसको वाइल्ड कार्ड उसने एंटर किया था, तब से मैं उसको जाना था। उसने बोला था कि घर में सबसे शाना, सबसे वो कौन है पता है, जो अपने साथ 2 नौकर लेके आया है। तो सब चुन रहे थे, बोला संग्राम सिंह है, क्योंकि मैं 7 सप्ताह नॉमिनेट ही नहीं हुआ था, चुपचाप रहता था। एली और एंडी को बोलता था कि अपने नौकर लेके आया, क्योंकि वो मेरे लिए खाना रख देते थे या मेरी मदद करते थे। तो मैंने कहा तो बदमाश है यार, पंजा लड़ा तू, पंजा लड़ा, पंजा लड़ा। तो मैंने एक सेकंड में पंजा गिरा दिया। फिर देखा कि भैया ये तगड़ा तो आदमी है। तो बाद में दोस्ती हुई तो मुझे लगा यार ये बहुत फनी है, समझ रहे हो ना। तो ही वॉज सो फनी, वो डिफरेंट एक्ट करता था। तो उसे बहुत से एंटी रहते थे, मगर मैं उसको इंजॉय करता था। उसको भी कुशाल था, उसका डिफरेंट नेचर था, मैं उसको भी इंजॉय करता था। फिर गौर का डिफरेंट था, एंडी का डिफरेंट था, सबका डिफरेंट था। सबसे ज़्यादा जो आपको लगता हो जो ऑफ कैमरा जिसके साथ में आपकी लड़ाई हुई है वो कौन है, और जो शायद टेलीकास्ट भी ना हुई हो? वहाँ तो ऑफ कैमरा नहीं, भाई 2 बार अरमान पाजी के साथ हुई। अरमान पाजी क्या होता था कि वो नॉमिनेशन होता था सैटरडे को समथिंग कुछ, या मंडे को होता था कुछ। ट्यूसडे से घर में झगड़ा स्टार्ट, सब ऐसे ये कर देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे, और वेडनेसडे को और हाई फुल ये फिर थर्सडे थोड़ा नॉर्मल, अरे पाजी छोड़ो ना यार। फिर फ्राइडे को माफ़ी मांगने लग जाता, अरे पाजी छोड़ो यार, जो हो गया मिट्टी पाओ यार उसको। फिर संडे तक सबके हाथ पैर दबाता था, अरे पाजी छोड़ो, फिर नॉमिनेशन हो जाए उसको छोड़ दे। फिर वो उसकी स्ट्रेटजी अलग थी। तो वो अरमान पाजी स्ट्रेटजी, बट ही इज आल्सो वेरी गुड पर्सन। लेकिन रियल था आपके टाइम का बिग बॉस, मतलब जैसा टीवी पे दिखाया जाता था वैसे ही, या आप लोग को कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मुझे लगता था वन ऑफ द बेस्ट सीजन था जो मैंने जिया। लेकिन स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है शो के अंदर? नहीं, कोई कुछ नहीं होता, मतलब आपको घर के अंदर रखा गया है? कुछ नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं। देखो विनर वोटिंग क्या होता है, चैनल करे नहीं करे उसका मुझे पता नहीं, बाकी अंदर टास्क दिए जाते हैं आपको, स्क्रिप्ट नहीं होता। गौहर आपको डिजर्विंग विनर लगती है? देखो अब इसके लिए बोलना, क्योंकि क्या है कि वो मेरा लेवल भी नहीं है, और
अब मैं कुछ बोलूँगा वो गलत बात भी है। फिर भी जो आपको लगता हो उस वक्त के हिसाब से। नहीं, अब वो बात कहना वो थागा हो जाएगा ना कि भाई डिजर्विंग है या नहीं है, तो ठीक है, जिसने जीता वो ठीक है। मेरे लिए वो एक शो, एक नॉर्मल शो था, वो किया और वो चले गए। क्योंकि अब मैं किसी दूसरे को जज करना या उसके लिए कुछ कहना वो गलत हो जाएगा। तो वो ठीक था उस टाइम, कोई इमोशंस में इंसान कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। जैसे इवन जब एक पायल जी ने एक शो किया था लोकअप तो उसके फिनाले में पूछा था, जैसे मुनव्वर और पायल थे, तो कंगना जी ने मेरे से पूछा कि भाई इसमें से कौन, मैंने कहा मैं आई लव मुनव्वर, मैं जिस हिसाब से ठीक है उसका भी, मगर अगर मैं वहाँ पे बोलता कि भाई वो बंदा इस धाकड़ जैसे शो के लिए नहीं बना है, वो बिग बॉस या उसके लिए बना है जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके सो के आप आगे तक आ सकते हो, तो गलत था। मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है भाई, जो डिजर्विंग है वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है, जिसकी किस्मत है, जिसकी डेस्टिनी है, वो पहुँचे हुए हैं, वो कर रहे हैं। और जो अगर मैं नहीं कर रहा या नहीं पहुँचा तो फिर वो गलत बात है। नहीं पहुँचा तो कोई बात नहीं, कोई दुनिया उससे भी आगे है, तो वो अलग है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि कौन सही कौन गलत है और कौन क्या फेस कर रहा है पता नहीं अपनी ज़िंदगी में। वी शुड नॉट जज एनीवन, वी शुड लव एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। और मैं चाहूँगा कि आप इस कप के पीछे की स्टोरी बताएं। ये एक हमारी शादी आपने पे, जो आज तक इसको संभाल के रखा हुआ है। नहीं कई कप हैं ये तो। हमारी शादी में एक बहुत क्रिएटिव एक लड़की थी अनुपमा गुलाटी, उसने ये सोचा था ये इस तरह के, और उसने और गौरव मतलब पायल के भाई ने सोचा था, गौरव रोहतगी ने, कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे हो। तो अनुपमा ने और उन्होंने आपस में फाइनल किया, अनुपमा जी ने सोचा, फिर ऐसे बनाया पायल के संग राम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके संग्राम भाई, एंड उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी हमारा वाला एपिसोड बहुत पसंद आएगा। और जाते जाते जो भी आप कहना चाहें, आपके दर्शकों से जो भी बोलना चाहें। मैं सबसे एक बात कहूँगा कि भैया अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरे की जैसा बनने में हम अपना टैलेंट वेस्ट कर देते हैं। और परमात्मा के पास ना इतना टाइम है ना चीज़ें, सबको बहुत टैलेंटेड बनाता है। और ज़िंदगी में कभी भी नेवर एवर गिव अप, हार मत मानो। तो ज़िंदगी में खुश रहो, जहाँ पे वो लगे रहो, और हर दिन एक नई शुरुआत है। जब जागो तब सवेरा। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, किसी भी लाइन में हो, किसी भी जगह हो, बस आप शुरू करो और खुश रहो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो।